साउथ दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है फतेहपुर बेरी। और इस फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में एक लोकेलिटी है, एक इलाका है जिसका नाम है आया नगर। तो आया नगर फेज़ 5 यहाँ से 30 नवंबर की सुबह तकरीबन 6:20 या 25 मिनट के आसपास किसी आदमी ने दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और फ़ोन करके ये जानकारी दी कि साहब फ़ौरन यहाँ चले आइए, एक आदमी को गोली मार दी गई है। पुलिस वाले सुबह सुबह आई इस कॉल से परेशान भी हुए और उन्होंने पूछा कि भाई बताइए किसको गोली मारी, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ मारी। तो उसने बताया देखिए इतनी सारी बातें तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ सामने अग्रवाल स्वीट्स नाम की एक दुकान है आया नगर फेज़ 5 में, वहाँ पर फायरिंग हो गई है और एक आदमी को गोली लगी है। ये कहकर उस आदमी ने फ़ोन रख दिया। पुलिस कंट्रोल रूम ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया और जो पीसीआर वैन यानी पुलिस कंट्रोल रूम की क्विक रिस्पॉन्स टीम होती है, क्यूआरटी या पीसीआर वैन, वो वहाँ मौके पर पहुँची। मौके पर पहुंचने के बाद लोगों ने देखा कि बेशक सुबह का वक्त था लेकिन काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और जिस जगह पर यह घटना हुई थी वहाँ की तस्वीर, वहाँ का मंजर कुछ ऐसा था कि वहाँ पहुंचने वाले सारे पुलिस वाले हैरान रह गए। हैरान इसलिए रह गए क्योंकि जिस आदमी को गोली मारी गई थी उसके शरीर का, उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा सही सलामत नहीं था। खबर तो आई थी कि गोली चल गई है, एक आदमी को गोली मार दी गई है, आप चले आइए। तो पुलिस ये मानकर चल रही थी या कोई भी ये मानकर चलेगा कि शायद 1 या 2 गोली लगी हो किसी को या मारी गई हो। लेकिन यहाँ जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने देखा कि लिटरली जिसे कहते हैं ना किसी का जिस्म छलनी कर देना, एग्जैक्टली उसी तरह से इस आदमी की हत्या की गई थी और उसके शरीर का कोई भी हिस्सा सही सलामत नहीं था। सिर से लेकर पाँव तक, धड़ का हिस्सा हो या बाहें हों, हर जगह गोलियां ही गोलियां लगी हुई थी। ऐसी तस्वीरें या इतना विभत्स या इतना भयानक कत्ल आमतौर पर मुंबईया फिल्मों में देखने को मिलता है, खासकर जो फिल्में गैंगवार वगैरह से जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन यहाँ सुबह सुबह दिल्ली, राजधानी दिल्ली में इतनी गोलियाँ। अब पुलिस ने बॉडी को रिकवर किया और रिकवर करने के साथ साथ पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने के इरादे से वहाँ जो भी गोलियों के खाली कार्टिजेस पड़े हुए थे, जिसे बोलचाल की भाषा में खोखा भी कहते हैं, तो वो खोखे पुलिस वहाँ से कलेक्ट करने लगी और साथ ही जो गोली इस आदमी के शरीर में लगने के बाद आर पार निकल कर किसी दूसरी जगह पर हिट हुए थे या वहाँ लगे हुए थे, वहाँ से पुलिस ने उन लेड्स को यानी बुलेट्स को भी पुलिस ने कलेक्ट करना शुरू किया। और अब आपको जानकर भी हैरानी होगी कि यहाँ से पुलिस ने 72 एम्प्टी कार्टिजेस बरामद किए। यानी मौका वारदात पर पुलिस को 72 खाली कारतूस मिले, खोखे मिले, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, बल्कि ये कहे कि इस बात को साबित कर रहे थे कि वहाँ शूटर्स ने इस आदमी को मारने के लिए 72 गोलियां चलाई थी, 72 फायर। अब ये अपने आप में एक बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही अजीब बात थी और इतने भयानक तरीके से, इतने सारे गोलियों से कत्ल कम से कम इससे पहले दिल्ली में तो नहीं हुआ। तो अब पुलिस ने इस मामले की छानबीन, इस मामले की जांच शुरू की। साथ ही पुलिस ये भी पता करने की कोशिश करने लगी कि इस हत्या के पीछे कौन से लोग हो सकते हैं। एक तो कत्ल करने का जो तरीका था, सुबह सवेरे घात लगाकर एक आदमी को निशाना बनाकर 72 शॉट्स फायर करना, ये अपने आप में इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि जिसने भी गोली चलाई वो कोई मामूली आदमी नहीं है, यानी कोई बहुत ही पेशेवर क्रिमिनल होगा, कोई प्रोफेशनल शूटर होगा। अदरवाइज़ इतनी सारी गोलियां चलाना जो है वो आम आदमी के बस का रोग तो है नहीं, पहली बात। क्योंकि कोई भी आदमी अगर आम आदमी होता है तो वो दुश्मनी निकालने के लिए या किसी को जान लेने के लिए 1 या 2 गोली चलाता है, भाग जाता है। मैक्सिमम पिस्टल में या रिवॉल्वर में 5-6 गोलियां जो भी होती हैं वो मारकर वो चला जाता है। लेकिन यहाँ 72 गोलियाँ मतलब एक से ज़्यादा लोगों के होने की तरफ भी इशारा कर रहा था और साथ ही ये भी इशारा कर रहा था कि ये काम किसी प्रोफेशनल का है। लेकिन साथ ही सवाल ये भी था कि अगर ये किसी प्रोफेशनल किलर का किया हुआ काम है, पेशेवर अपराधी का, तो फिर पेशेवर अपराधी तो रुपए के बदले कत्ल करते हैं तो 1 या 2 गोली ही वो भी चलाते हैं, क्योंकि उनको पैसे से मतलब होती है। किसी से 10 लाख रुपए लिए, 20 लाख, 1 करोड़ सुपारी मिली, गोली चलाई, जान ली, चले गए। 72 गोलियां क्यों मारी? भयानक रंजिश की तरफ ये पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी, ये पूरा का पूरा कत्ल इस बात की तरफ इशारा कर रहा था। और पुलिस अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इस मामले की छानबीन, इस मामले की जाँच शुरू कर चुकी थी। जिस आदमी की हत्या की गई उसका नाम था रतन लोहिया। रतन लोहिया वहीं आया नगर में बाबा मोहल्ला में रहा करते थे और रतन लोहिया को म्यूज़िक वीडियोस वगैरह बनाने का शौक़ था। 30 नवंबर को जब ये घटना हुई, यानी इसी साल की बात है,
30 नवंबर को जब ये घटना हुई, उस दिन सुबह तकरीबन 6 बजे वो अपने घर से निकले थे रोज़ की तरह, और पास के डेयरी में वो दूध लेने के लिए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच कातिलों ने घात लगाकर उन पर हमला किया और उनकी जान ले ली। कातिल फरार हो चुके थे, लेकिन उनकी हत्या क्यों हुई, ये एक बड़ा सवाल था और पुलिस को इस सवाल का जवाब पता करना था। पुलिस ने छानबीन के क्रम में जो जो चीज़ें की वो मैंने आपको बताई। डेड बॉडी को जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो वहाँ डॉक्टर भी उस लाश को देखकर कंफ्यूज्ड हो गए। वो परेशान हो गए कि एक जिस्म में जिसमें तकरीबन 70 गोलियां लगी हुई हैं, उन 70 गोलियों को उससे रिट्रीव कैसे किया जाए, कैसे निकाला जाए। 48 घंटे लगे तकरीबन पोस्टमार्टम को कंप्लीट होने में। ऐसा नहीं कि 48 घंटे तक नॉनस्टॉप पोस्टमार्टम चलता रहा, लेकिन पोस्टमार्टम एक बार हुआ, डॉक्टर रुके, फिर दोबारा हुआ, और इस तरह से एक से ज़्यादा बार डॉक्टर्स ने एफर्ट किए और उनके जिस्म से 69 बुलेट्स इंजरी का डॉक्टरों ने पता लगाया। यानी जो 72 गोलियां चलाई गई थी उनमें से 69 गोलियां, 69 गोलियां उनके जिस्म में लगी थी, और उसके बुलेट के कुछ लेड्स यानी बुलेट का जो हिस्सा होता है वो डॉक्टर ने वहाँ से रिकवर किया बॉडी से, और कुछ जगह तो बुलेट आर पार निकल गए थे, तो उन पॉइंट्स को डॉक्टर ने काउंट किया और अपनी पूरी रिपोर्ट में 69 गोलियों की बात पुलिस ने मेंशन की। अब रतन लोहिया की हत्या इस तरह से क्यों की, ये एक बड़ा सवाल था। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने रतन लोहिया का बैकग्राउंड खंगालना शुरू किया, लेकिन पुलिस को ये पता चला कि रतन लोहिया का बैकग्राउंड जो है वो बेदाग है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, किसी से रतन लोहिया की कोई बड़ी दुश्मनी नहीं है। तो ये थोड़ी कंफ्यूज करने वाली बात थी, शॉकिंग बात थी कि आखिर रतन लोहिया जैसे किसी आदमी की हत्या क्यों की गई, और वो भी एक ऐसा आदमी जो म्यूजिक वीडियो वगैरह बनाया करता था। लेकिन जब पुलिस ने रतन लोहिया का बैकग्राउंड चेक करने के साथ साथ जब पुलिस ने रतन लोहिया का फैमिली बैकग्राउंड चेक किया, तो उसमें से कुछ ऐसे लीड्स पुलिस को मिले जिससे पुलिस को ये लगने लगा कि शायद 69 गोलियों वाले इस मर्डर केस का कनेक्शन रतन लोहिया के परिवार से हो। रतन लोहिया के 2 बेटे हैं, इसमें एक बेटे का नाम है दीपक, और दूसरा दीपक यही है, दिल्ली में ही रहता है, और जो दूसरा बेटा है उसे घर वाले विदेश भेज चुके हैं, वो फॉरेन में कहीं रहकर पढ़ाई करता है। तो दीपक के साथ मामला ऐसा है कि दीपक पर एक कत्ल का इल्ज़ाम है, और दीपक ने ये कत्ल किया है अपने ही एक जानने वाले का, जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था, जिसका नाम है अरुण कुमार। और कत्ल की इस घटना को दीपक ने कथित तौर पर मई 2025 में यानी इसी साल अंजाम दिया था, और अरुण की हत्या करने के बाद दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार किया और दीपक इस वक्त जेल में है। लेकिन सवाल यह है कि ये अरुण कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक के पिता रतन के कत्ल से दीपक के उस मर्डर इंसिडेंट का कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो? तो पुलिस अभी इन पहलुओं को, इन एंगल को एक्सप्लोर कर ही रही थी कि पुलिस को दीपक की पूरी हिस्ट्री और दीपक ने जो अरुण का कत्ल किया था उसकी पूरी हिस्ट्री भी पता चली। असल में ये दीपक और अरुण आसपास के इलाके में ही रहने वाले थे और दोनों में कभी अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में कुछ बिजनेस, कुछ धंधा पानी भी किया करते थे, लेकिन बाद में रुपए पैसों को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हुई, लड़ाई हो गई, और इस लड़ाई में दोस्त ने दोस्त का ख्याल नहीं रखा बल्कि दुश्मन बन गए। अरुण ने एक बार दीपक को घेर कर उसके साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट की, और इतनी बुरी तरह से मारपीट की कि दीपक की जान जाते जाते बची, और दीपक और अरुण के ऊपर जो है वो कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद दीपक किसी तरह अपने चोटों से उभर रहा था, लेकिन अरुण जो है लगातार दीपक को इंटिमिडेट किया करता था और उसे धमकी दिया करता था कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। बताते हैं कि दीपक ने इसी इंटिमिडेशन से घबरा कर कि कहीं मेरी जान न ले ले, अरुण को अपना निशाना बनाया और अरुण की उसने कथित तौर पर हत्या कर दी। तो देखा जाए तो ये 2 परिवारों के बीच की लड़ाई थी, और अब दीपक के पिता रतन की 69 गोलियों वाली हत्या की गई थी, 72 गोलियां चलाई गई थी। तो अब ये समझा जाता है कि शायद रतन की हत्या के पीछे अरुण और उसके घर के लोग हैं। अरुण तो खैर अब दुनिया में है नहीं, अरुण के परिवार के लोग हैं। कमल नाम के एक शख्स का नाम सामने आया है जिसे अरुण का मामा बताया जाता है। पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटा रही है, वो गायब है और उसका अपना पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। तो ये समझा जाता है कि शायद इस मर्डर केस को कमल ने अपने साथियों के साथ अंजाम दिया है। लेकिन ये सिर्फ कमल की करतूत नहीं है, बल्कि पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन ये कहती है कि इसके पीछे किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल गैंग का हाथ हो सकता है, और शक ये जताया जा रहा है कि शायद विदेश में बैठे किसी गैंगस्टर को इस कत्ल की सुपारी दी गई थी, और जो किराए के कातिल हैं उनके साथ मिलकर कमल ने इस घटना को अंजाम दिया। वो एक काले रंग के निसान
कार में वहाँ पर पहुँचे थे, एसयूवी में, और उसका नंबर प्लेट जानबूझकर उन्होंने हटा दिया था। सीसीटीवी फुटेज कुछ पुलिस को मिले हैं जिसमें ये शूटर्स जो है रतन के वहाँ से गुजरने से पहले मौके पर खड़े होकर रतन का इंतजार करते हुए देखे जा सकते हैं। तो पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले का खुलासा होना बाकी है। रतन की गिरफ्तारी होगी या फिर अरुण के परिवार में अगर किसी और ने साजिश रची है उनकी गिरफ्तारी होगी तो ये बात जाकर साफ होगा। हालांकि दीपक के घर वालों का सीधा सीधा इल्ज़ाम है, दीपक और रतन की जो हत्या हुई, रतन के घर वालों का सीधा सीधा इल्ज़ाम है कि अरुण के घर वालों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। तो खैर अभी आगे जब जांच होगी पूरी कहानी और साफ होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि दो परिवारों की दुश्मनी अब बहुत भयानक मोड़ ले चुकी है, जिसमें एक के बाद एक लाशें गिरने लगी है, गिराई जाने लगी हैं और भयानक तरीके से हत्याएं हो रही हैं। ऐसे केस स्टडीज़ दिल्ली में पहले भी आते रहे हैं। आप लोगों ने जो भी दिल्ली या एनसीआर के रहने वाले हैं उन्होंने साउथ वेस्ट दिल्ली के दो गांव हैं, मित्राऊ और दिचाऊ, इसका नाम ज़रूर सुना होगा। ये वो गांव हैं जहां इसी तरह के पारिवारिक दुश्मनी में एक के बाद एक साल दर साल लगातार कत्ल होते रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है अब तक कम से कम दर्जन भर कत्ल मित्राऊ और दिचाऊ के दो अलग अलग गैंग्स और परिवारों की दुश्मनी में हो चुके हैं, और ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कहीं फिर से किसी और का कत्ल न कर दिया जाए। और ठीक मित्राऊ और दिचाऊ की तरह अब साउथ दिल्ली के ही आया नगर इलाके में दो परिवारों के बीच में एक ऐसी दुश्मनी की शुरुआत हुई है जिसका अंजाम आने वाले दिनों में और भी खतरनाक, खौफनाक हो सकता है। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा घटनाक्रम जिसमें 69 गोलियां मारकर एक शख्स की जान ली गई। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका नज़रिया क्या है? बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर लड़ाई झगड़ा लड़कों के बीच में था, एक ने दूसरे को पीटा, दूसरे ने पहले वाले का कत्ल कर दिया, तो दुश्मनी को और झगड़े को उसी लेवल पर रखना चाहिए था। किसी के पिता की, भाई की, बहन की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि मित्राऊ और दिचाऊ वाला जो मामला है, जो दो और गांव जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वहाँ भी कुछ इसी तरह से परिवार के लोगों को टारगेट करने की एक अजीब सी बीमारी है, और यहाँ आया नगर में भी अब कुछ वैसा ही दिख रहा है। तो ये दुश्मनी की ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें दुश्मन जो है सिर्फ दुश्मनों को टारगेट नहीं करते बल्कि परिवार के दूसरे लोगों को भी हिट करते हैं।